आगे पीछे करूँगा आप किताब में ढूंढते हैं क्या 2 सफ़े में कितना बंदा ढूंढ लेंगे चलिए पेड विद इन टाइम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड पेड विद इन 15 डेज। हां ये पहले 30 होता था अब पता हो गया था। अब हमारे पिछले दिन के सवाल जवाब भी सारे सॉर्टेड आउट है क्योंकि हमने पिछले दिन के सवाल जवाब देख लिए थे थर्सडे वाले दिन। फिर थर्सडे वाले दिन आप लोगों ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज पे बात हो गई। फ्राइडे वाले दिन आवाम बड़ी कम आई हुई थी तो हम लोगों ने फिर उसमें जो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग वाली डिस्कशन जो पिछले दिन से कनेक्टेड थी हमने वो वाली कर ली थी। तो अब हमने काफ़ी सारी दूसरों की बातें कर ली हैं। अब हमें पढ़ना होगा। एज्यूमिंग कि आप लोगों के दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा तपिश है, इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश है, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो रही है कि हम क्यों नहीं ज़्यादा पढ़ पा रहे। जी सर। अब आप जो है ना वो तैयार बैठे हुए हैं। तो आज जो है वो फिर कुछ ऐसा करते हैं कि पढ़े हम उतना ही जितना नॉर्मल दिन पढ़ते हैं लेकिन चैप्टर खत्म हो जाए। तो किताब का सबसे छोटा चैप्टर जो कि बेचारा 2 सफ़े में खत्म हो जाता है। 2 सफ़े भी जबरदस्ती बनते हैं, चीजें एंड वो करके पूरे 2 सफ़े बन जाते हैं। एंड बन जाए ठीक है। तो इसको करते हैं, ये पुराने जमाने में एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स में से एक छोटा सा टॉपिक होता था। आइए अपने इस टॉपिक को बरगजीदा कर दिया और इस टॉपिक को जो है वो एक चैप्टर का दर्जा दे दिया। एक पेज। इसकी सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? आपके सिलेबस में एक जोन है 15 से 20 नंबर का जिसमें ये चैप्टर है और एक अकाउंट्स वाला चैप्टर। तो इस वीक का हमारा टारगेट ये होगा कि हम ये 2 वाले चैप्टर कर लें, उस हमारा वो वाला जोन कवर हो जाए। फिर क्या रह जाएगा हमारा? हम लोगों ने 2 जोन उस वक्त कर लिए थे रिजल्ट वाले भाइयों के साथ मिलके, वो मीटिंग डायरेक्टर और अदर ऑफिसर वाला, और दूसरा था वाइंडिंग अप वाला। एक जोन हम लोगों ने खत्म कर लिया है पिछले वीक में। तो इस वीक टारगेट हम रख लेते हैं ये वाला, और फिर उसके बाद अगले 2 वीक्स हम तसल्ली से वो जो हमारा लास्ट जोन बच जाएगा जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 6, 7 और 11। 11 तो अकाउंट्स है, 10, 11 हमेशा आगे पीछे हो जाते हैं। तो तैयार है? यस तैयार। ये चैप्टर छोटा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वजह बताई है क्यों, क्योंकि ये 2 चैप्टर मिला के 15 से 20 नंबर की वेटेज है। आपने चैप्टर 1, 2, 5 में मिला के जितनी एफर्ट की उससे आधी एफर्ट इन 2 चैप्टर्स को खत्म करना है। तो अब हम तैयार हैं। लें जी, भाई ने एक एक करके मसले खत्म करने शुरू कर दिए। ठीक है, मैं वैसे अक्सर ऐसा करता हूँ लेकिन मेरे पास सेल बड़ा कमजोर वाला है। ये अब मैं नहीं डाले, हर दूसरे दिन नहीं डाला। अच्छा ठीक हो, टेस्ट तो कल डिस्कस होगा, डिस्कस तो आज होना चाहिए, लेकिन असल में पीछे 2 दिन हमारे इतने वजनी हो गए ना वो 2 दिन की एक्स्ट्रा डिस्कशन कि अब हमें थोड़ा सा कुछ आगे पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 9 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, आसान अल्फाज में डिविडेंड। अब हमें ये समझ आ गया कि कंपनी क्या होती है, कंपनी चलती कैसे है, कंपनी के शेयर्स कितनी तरह के होते हैं, कंपनी जो है वो उनका मेमोरेंडम क्या है, आर्टिकल्स क्या है, वगैरह वगैरह। आप लोग तो खैर ये भी पढ़ चुके हैं कि वाइंडिंग अप किस तरह से होती है, फलाना किस तरह से होता है, मैनेजमेंट किस तरह से। अब डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड का मतलब है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर्स में बांटा जाता है, वो डिविडेंड कहलाता है। एक एक करके इसके रूल्स को क्रैक करते हैं। कोशिश कीजिएगा मुझे सुनते रहें, किताब में तो चीजें साथ साथ लिखी हुई हैं लेकिन समझने पे जोर देना है। कंपनी के पास हमेशा ये पावर है कि अगर वो डिविडेंड देना चाहती है तो वो डिविडेंड दे सकती है। यानी कि कंपनीज एक्ट ने मना नहीं किया खबरदार तुम लोग डिविडेंड मत दो। डिविडेंड देना या डिविडेंड लेना, डिविडेंड देना हर कंपनी का फर्ज है और डिविडेंड लेना हर शेयर होल्डर का राइट है। हाँ, मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में अगर आपने खुद ही से एग्री करके कोई राइट अपने कम ज्यादा कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज डिविडेंड का मिलना हर बंदे का
राइट है, और डिविडेंड देना हर कंपनी की जिम्मेदारी है। ये सारी चीजें, ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड किस तरह से देना है, डिविडेंड की एक कॉमन तरीका तो आप लोगों को पता है कि लोगों को पैसे दिए जाए, पर डिविडेंड का एक दूसरा तरीका भी है डिविडेंड पे करने का। उसमें क्या होता है कि अगर एक कंपनी के पास उसकी एक और कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, और जिस कंपनी के शेयर पड़े हुए हैं वो लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स आर जस्ट इक्वल एज कैश। मेरे पास अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं ना, तो मैं आज ही मार्केट में जाके उनको सेल पे लगा दूंगा, बहुत चांस है कि सुबह सेल पे लगाऊं तो शाम तक कंफर्म सेल हुआ हो। तो एक ऑप्शन ये है कि कंपनी अपने एसेट्स में से पैसों वाला एसेट पकड़े और लोगों में पैसे बांटे। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से चीजें बांटे। एक कंपनी जिसने किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे, वो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर बांटता है। ये बात थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी कंपनी अपने शेयर आपको बांट रही है। आप हमारी कंपनी में मेंबर है, हमारी कंपनी ने एक और कंपनी के शेयर्स खरीदे, बट जिसके शेयर्स खरीदे हुए वो लिस्टेड कंपनी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने कैश नामी एसेट को उठा के आप में बांट दूं, या मैं इन्वेस्टमेंट नामी एसेट उठा के आप में बांट दूं। तो मेरे हाथ में अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं 10 करोड़ के, और मैंने आपको 5 करोड़ डिविडेंड देना है, तो मैं उसमें से लिस्टेड कंपनी के शेयर्स उठाऊं और आप लोगों को आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जितने जितने शेयर्स बनते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप वो शेयर्स अपने पास रखना चाहें, या आपको अगर कैश चाहिए था तो आप जाएं स्टॉक एक्सचेंज, वो शेयर बेचें और उस दिन का जो कैश का रेट आ रहा है, तो जिस दिन आपको शेयर दिए जाएंगे उस दिन जो मार्केट में रेट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको उतने शेयर दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर उस शेयर का रेट 20 रुपए चल रहा है फॉर एग्जांपल, और मैं कंपनी और मैंने किसी बंदे को 120 रुपए डिविडेंड देना था, तो मैं उसे 6 शेयर भेज दूंगा। अब वो उसकी कॉल है कि वो शेयर को रखना चाहे, उस शेयर पर डिविडेंड लेना चाहे, या उस शेयर को बेचना चाहे, फौरी बेचना चाहे बाद में। अगर वो फौरी बेचना चाहेगा तो उसको उतने पैसे मिल जाएंगे जितने पैसे अदरवाइज मैं उसे डिविडेंड के तौर पे कैश में दे रहा होता है। जी सर, अगर हम खुद ही लिस्टेड कंपनी, हम फिर भी अपने शेयर नहीं दे सकते। हम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी है, हम इस वक्त अपने पास मौजूद किसी और कंपनी के शेयर दे सकते हैं। अपने शेयर देना कहलाता है बोनस शेयर, वो हम कैफ लेवल पे नहीं पढ़ते, अकाउंटिंग में आप उसका तस्करा देखते हैं। सीए फाइनल में फर्दर ऑफरिंग रेगुलेशन है, वहां हम देखते हैं कि बोनस शेयर्स का क्या रूल होता है। फिलहाल डिविडेंड आपसे कोई पूछे कि कंपनी लॉ डिविडेंड कैसे कहता है, आपके दो चीजों को, या तो पैसे दिए जाएंगे या अपने पास किसी और कंपनी के मौजूद शेयर्स बांटे जाएंगे। डन। तो सबसे पहले हमने देखा कि हर कंपनी ने डिविडेंड लाजमी देना है, और डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये कैश भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। ठीक है। अब डिविडेंड किस प्रॉफिट से दिया जा सकता है, किससे नहीं दिया जा सकता? पहली बात है, डिविडेंड तभी देना है जब प्रॉफिट हो। लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। अगर लॉस मेकिंग कंपनी हो और उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो, फिर क्या होगा? हाँ, उनको उस साल तो डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ। अगले साल अगर वो क्यूमुलेटिव वाले हुए तो उनको दोनों सालों के इकट्ठे मिल जाएंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड आपने सिर्फ तब देना है जब आपको प्रॉफिट हो सकता है कंपनी के पास रिजर्व्स में करोड़ों अरबों रुपया पड़ा हो, लेकिन इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, आप रिजर्व से डिविडेंड नहीं दे सकते। आप डिविडेंड उस साल के प्रॉफिट्स में से दे सकते। ये बात समझ आई? जी सर। अब यहाँ पे एक आध और रेस्ट्रिक्शन है। हम ये कहते हैं कि डिविडेंड, सबसे पहले नीचे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, अनरियलाइज्ड गेन में से नहीं दिया जा सकता। ये अनरियलाइज्ड गेन क्या होता है? कुछ ऐसे गेन होते हैं जो अभी आपके हाथ में नहीं आएगा। इसकी एक एग्जांपल, आप मिचल्स कंपनी है, आपके बाग की वैल्यू है 10 करोड़, आपके पास आम के बागात हैं, अभी उनमें आम नहीं लगे हुए, उनकी वर्थ है 10 करोड़। जब उन बागों में आम लग जाएंगे तो आपके बागों की वैल्यू क्या होगी? क्या अभी भी 10 करोड़ होगी? नहीं। अब शायद आप उनको कहें 13 करोड़ 14 करोड़ या इस तरह से आप उनको वैल्यू कर रहे हो। तो ये जो गेन हुआ है, खुद ब खुद एक गेन हुआ है, ये गेन अभी आपको मिला नहीं है। जी सर। भाई देखे ना, इसी गेन की अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे? आपका बाग था 10 करोड़ का, 10 करोड़ का बाग बैठे बैठे 14 करोड़ का हो गया, तो 4 करोड़ से तो बाग हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? अनरियलाइज्ड। देखना पैसे तो आए कोई नहीं। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट का मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। नहीं सर, अनरियलाइज्ड गेन ये बेसिकली आपका एक ऐसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की इनिशियल भी क्रेडिट होती है, ये ऐसा प्रॉफिट है जो भी आपको मिला नहीं है।
तो इस तरह की चीजें हम उठा के इक्विटी के साथ कुछ रिजर्व लेते हैं। आप लोग अगेन अभी इस वक्त मिक्स है, लेकिन आगे टाइम आएगा इंशाल्लाह कि सीला वो लोग पढ़े होंगे जो FR2 या पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो सर मुझे बड़ा मजा आएगा कि मैं बड़े आराम से उसको बता सकूंगा कि जो चेंजेस इन इक्विटी के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं, फिर जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस या इस तरह की चीजें होती हैं, तो बेसिकली अनरियलाइज्ड गेन आप अपनी इक्विटी में दिखा देंगे, अपनी कंपनी की वर्थ बढ़ा के दिखा देंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के अंदर दिखा देंगे, लेकिन ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो लॉ ने कहा खबरदार ऐसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देना, डिविडेंड हमेशा रियलाइज्ड प्रॉफिट से होना चाहिए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से नहीं होना चाहिए। बात समझ आई? रियलाइज्ड प्रॉफिट क्या हुआ? हम बेचें, बेचने से फायदा हुआ और उस पे जो लगी हुई कॉस्ट थी वो माइनस की, एंड पे आपके हाथ में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर हाथ में है, इसका मतलब है नाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको लॉ कहता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब आप उस प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रॉफिट जो आपको सिर्फ कागज पे नजर आ रहा है, मिला नहीं है, वो अनरियलाइज्ड गेन है। मैंने तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल एग्जांपल दे दी, आसान एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपने जमीन खरीदी हुई है 5 करोड़ की और अपने अकाउंट्स में से 5 करोड़ की दिखाया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन खरीदी वो आपने फेयर वैल्यू कहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू। अब साल बाद मार्केट में उसकी वर्थ हो गई 7 करोड़, मैंने कितने की खरीदी थी? 5 करोड़। अक्सर लोग नहीं कहते मैंने इतने का प्लॉट लिया था, इतना प्रॉफिट हो गया। जी सर। और ये वो लोग भी कह रहे होते हैं जिन्होंने बेचा नहीं होता, कहते इतने का खरीदा था, देखो इतना प्रॉफिट तो हो गया, आज बेचूं तो इतना फायदा हो जाएगा। जी सर। बेचूं तो हो जाएगा, हो सकता है अगले ही दिन कोई दलदल आए और उस जगह कीमत की वैल्यू 3 करोड़ पे गिर जाए। तो जो अनरियलाइज्ड गेन है ना, जो हाथ में नहीं आया, इससे डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो रूल क्या है? डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फॉर एनी अनरियलाइज्ड गेन, और ब्रैकेट में उसको समझाया गेन रिलेटेड टू अनसोल्ड प्रॉपर्टी। ऐसे एसेट जो भी आपने बेचे उससे रिलेटेड, अराइजिंग आउट ऑफ रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में आपने जो गेन डाला हुआ है, जो कि रीमेजरमेंट की वजह से अपनी प्रॉपर्टी को आपने दोबारा मेजर किया, वो 5 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई थी? 7 करोड़। ऐसी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। ये रूल समझ आया? जी सर। तो डिविडेंड प्रॉफिट से देना है और डिविडेंड अनरियलाइज्ड गेन से नहीं देना। फिर एक तीसरी तरह का प्रॉफिट है, उन्होंने कहा उससे डिविडेंड नहीं दे सकते, वो होता है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी कैपिटल नेचर की। कैपिटल नेचर समझते हैं, फिक्स एसेट टाइप की है जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं। तो आप अपने किसी भी आसान अल्फाज में, आपकी अकाउंटिंग की जुबान में, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से डिविडेंड नहीं देना। यानी अगर एक कंपनी के नेट प्रॉफिट है 3 करोड़ का और उसको 50 लाख के गेन हुए हैं अपने एसेट बेचने पे, तो उसको हमने एक्सक्लूड कर देना है, अब आप 2.5 करोड़ से डिविडेंड दे सकते हैं। तो डिविडेंड आपने गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्या वो आपका प्रॉफिट नहीं है? वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। हम लोगों ने अपने असासे बेचे, वरना पता है क्या होगा, अगर ये चीज इजाजत मिल गई तो शेयर होल्डर तो हर दफा चाहते हैं कि डिविडेंड हो, और डायरेक्टर चाहते हैं उनको खुश रखें ताकि अगली बार ये लोग बोर्ड भी दें। तो कंपनी के हालात पतले होंगे, तो फिर उन लोगों को खुश करने के लिए क्या करेंगे? एसेट बेचना शुरू कर देंगे। उससे प्रॉफिट वक्ती तौर पे तो मजा आएगा, अच्छा डिविडेंड होगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? आपकी कंपनी की एसेट कम हो गया। तो ऐसे में रूल ये है कि कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट से डिविडेंड नहीं दे सकती। अब जैसे उन्होंने ये बात की, वो घबरा गए, उन्होंने कहा पता नहीं बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है। उन्होंने कहा 1 मिनट, एक कंपनी ऐसा कर सकती है। कौन सी कंपनी ऐसा कर सकती है? जिसका बिजनेस ही वो एसेट ऑफ बाइंग और सेलिंग करता है। भाई मैं एसी बेचूं और इससे डिविडेंड, इससे प्रॉफिट आ जाए, सरप्लस आ जाए, गेन आ जाए, मैं इससे डिविडेंड नहीं दे सकता क्योंकि मेरा काम तो एकेडमिक्स है। लेकिन जो हायर कंपनी वाले हैं वो अगर एसी बेचते हैं तो उनकी तो ट्रेडिंग इनकम है। तो अब बजाय इसके कि लॉ उतनी गहराई में उतरता कि जिनका ट्रेडिंग हो, जिसकी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा जिनका अपना ही बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सच एसेट हो, वो उस एसेट की बाइंग या सेलिंग से आने वाले प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त ध्यान में रखनी है, अगर आपका काम ही इस तरह के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है, आपने एक एसी खरीदा 60,000 का और बेच दिया 80,000 का, 20,000 प्रॉफिट हो गया, तो फौरन से इस बात की डिविडेंड नहीं देना। हो सकता है कुछ ऐसे एसेट आप खरीदें जिस पे आपको लॉस भी हो। एक कंपनी है जो कि जमीनें खरीदती है, बेचती है, जमीनें खरीदती है, बेचती है, अक्सर प्रॉफिट होता है लेकिन कभी लॉस भी होता है। तो उन्होंने कहा कि आपने जितने भी लॉसेस और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको नेट करके देखना है, क्या एंड पे आपके पास नेट प्रॉफिट है। अगर नेट प्रॉफिट है तो उससे आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो
यहाँ पे आईकेप की किताब से मैं आपको थोड़ा सा मना करूंगा, उधर उन्होंने गलती से इस एंड को ना और लिख दिया। दो शर्तें, बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सच आइटम ऑफ कैपिटल नेचर एंड, उसको उर्दू में उन्होंने पढ़ा होगा और, एंड तो अलिफ वाओ रे और, कि ये और ये शर्त देखनी है, तो उन्होंने वो वाले और को इंग्लिश में लिख दिया, उसको और बना दिया एंड, यानी कि बिजनेस भी बाइंग एंड सेलिंग का हो एंड वो सारे प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में एडजस्ट कर दिए और उसके बाद अगर प्रॉफिट हाथ में बचा हो तो आपसे को पूछे कि डिविडेंड किस किस प्रॉफिट से दे सकते हैं, आप कहेंगे डिविडेंड प्रॉफिट से देंगे, लॉस से नहीं देंगे। पहली बात, डिविडेंड रियलाइज्ड प्रॉफिट से देंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से नहीं देंगे। डिविडेंड गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ तब दे सकते हैं जब आपका काम ही उन एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है और उस वक्त भी आपने लॉस और प्रॉफिट को आपस में एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा उसे नहीं। बात समझ आई? चैप्टर छोटा सा है लेकिन छोटी छोटी सी टेक्निकल बातें जो ध्यान में रखने वाली। यहाँ तक हमें बात समझ आ गई। सर नेट प्रॉफिट तो आता ही लॉसेस को एडजस्ट कर, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे में देखना वो अकाउंटिंग नहीं है ना, आप तो अकाउंटेंट है, आप तो नेट प्रॉफिट बोल देंगे सबको समझ आ जाएगा। कानून तो कोई भी पढ़ रहा है ना, तो कानून वाले अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज नहीं इस्तेमाल कर रहे, वो आपको थोड़ा सा देखिए ना, इधर भी उन्होंने कैपिटलाइज नेचर, यहाँ स्टैंडर्ड क्लास बोल सकते थे हम IFRS 40 का ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, 41 का ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, नहीं किया। तो असल में ये लॉ है ना, तो लॉ, भाई लॉ तो बेचारा इतना बेवकूफ है कि वो प्रॉपर्टी का वर्ड बोल देता है एसेट्स के लिए, जबकि आप अकाउंटेंट है, आपको पता है कि एसेट उस तरह का भी होता है, उस तरह का भी होता है। तो अब ये इन्हें समझाना पड़ गया कि अगर आपका अपना ही बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, ये आराम से कह देते हैं आप अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट से दे दें तो समझ आ जाती है कि जिसका अपना बिजनेस होगा उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट भी इसी से आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। सर अनरियलाइज्ड गेन जो है ये प्रॉपर्टी के अलावा किसी और चीज से भी आ सकता है? हाँ, अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी थी बाग वाली, एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस भी तो प्रॉपर्टी है। एसेट। तो अगर आप प्रॉपर्टी का वर्ड एसेट ले रहे हैं तो फिर तो सब कुछ कवर हो रहा है। आपका वो जो एग्रीकल्चर स्टॉक है, आपके पास एक गाय थी, दो गई, अब क्या करेंगे? दूसरी छोटी गाय की एंट्री होगी। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, इसमें रिप्रोडक्शन का एलिमेंट होता है। तो ये जो आपकी फसलें हैं, ये जो आपके बीज दरख्त बनते हैं, ये जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, इन सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होता है और ये एनुअलाइज गेन ही होता है। सर सिंपल फ्यूचर प्रॉफिट्स, मतलब वही बात है कि वो गेन जो दिख रहा है हाथ में नहीं, वो पैसा जो मिला नहीं, अनरियलाइज्ड, जो अभी रियलाइज नहीं हुआ, रियल नहीं बना, अभी वो एक्चुअल में नहीं सामने आया। सी फाइल में आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें मतलब बकायदा जानवरों की एंट्री होती है। FR2 में भी है। FR2 में तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना। अच्छा 41 है। यस सर। अच्छा माजी, तो बस फिर तो मसले कोई नहीं। FR2 में वही बात है ना कि इस वक्त जरा कंपोजिशन और है, अगली दफा से लोग FR2 पढ़ के बैठे होंगे या पढ़ रहे होंगे और तब कम किलो में। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कहानी को स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब पता लग गया कि डिविडेंड दे सकते हैं, डिविडेंड किस तरह का प्रॉफिट है, और अब डिविडेंड की पेमेंट है। डिविडेंड की पेमेंट किस तरह से होगी? डिविडेंड की पेमेंट 3 तरीके से हो सकती है। एक तरीका क्रॉस चेक, एक चेक जिस पे क्रॉसिंग हुई भी हो। क्रॉस चेक का मतलब होता है कि वो चेक सिर्फ उस बंदे के अकाउंट में जमा हो सकता है या वो सिर्फ बैंक में जा सकता है, जिसको हम क्रॉस करके देते हैं। तो डिविडेंड पे करना है, एक तरीका ये कि जिन जिन लोगों को डिविडेंड देना है उन लोगों के नाम का चेक बनाएं और उनको चेक दे दें। बट व्हाट इफ उनका बैंक अकाउंट ही ना हो? अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो चेक तो उनके लिए बेकार हो गया। तो वो लोग जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता उनके लिए एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड वारंट। ये क्रॉस चेक जैसी चीज होती है, ये एक बंदे को घर बैठे बैठे मिलती है, यानी कि आप बाहर डाकिये ने बेल बजाई, आपने दरवाजा खोला, तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको एक पैकेट पकड़ाया और पैकेट खोले और अंदर से नोटू निकले। तो डिविडेंड पैसों की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करता है, इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो या तो आप बाहर निकलेंगे तो आपको एक क्रॉस चेक मिलेगा अपने नाम का, अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसमें जमा करा सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको डाकिया एक कागज देगा, वो कागज आप ओपन करेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा हम फलाना कंपनी की तरफ से आपको इतना डिविडेंड देने के ख्वाहिशमंद हैं। ये कागज और अपना NIC लेके कंपनी के ऑफिस पहुंच के दिखा के पैसे वसूल करें।
यानी कि डिविडेंड वारंट एक एंटाइटलमेंट है कि कोई भी बंदा उसे दिखा के, जिसका वो आईडी कार्ड वगैरह है, वो उतने पैसे ले सकता है। तो पैसे ट्रैवल नहीं करवाए, एक ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भेज दिया, एक ऐसा कागज भेज दिया जिस कागज को कंपनी को दिखाने पे कंपनी से उतने पैसे लिए जा सकते हैं। और अगर मैं आज के जदीद दौर की बात करूं तो ये चेक भेजना, डिविडेंड भेजना, ये इस तरह से नहीं है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर हो जाता है। कंपनी ने पहले से अपने शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट्स डिटेल ली हुई होती है, वो अपने बैंक को एक लिस्ट भेज देते हैं कि इन लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और वो उन लोगों के अकाउंट में होती है, वो भी क्रेडिट कर देते हैं। आजकल तो ये काम ऐप से हो जाता है, अपने बैंक की वेबसाइट पे जाके हो जाता है। तो डिविडेंड 3 तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, या चेक, या डिविडेंड वारंट, या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। ये बात समझ आ रही है? जी सर। लॉ ने कहा रुक जाओ, लिस्टेड कंपनी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा, बाकी कंपनियों में ये 3 होगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि लिस्टेड कंपनी के लिए मस्ट है कि वो अपने तमाम शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट की डिटेल ले, और अगर नहीं है तो उनसे कहीं अकाउंट खुलवाओगे तो फिर हमारा डिविडेंड ले सकते हो, वरना हमारा डिविडेंड नहीं मिलेगा। लिस्टेड कंपनी ने हजारों लाखों लोगों को डिविडेंड दिया, तो हम नहीं चाहते कि पूरे पाकिस्तान में कैश के इंस्ट्रूमेंट ट्रेवल कर रहे हो। तो ऐसे में लिस्टेड कंपनी को सिर्फ एक ही इजाजत है, वो अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट कर देंगे। और बाकी कंपनियों के पास 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और डिविडेंड वारंट भी। क्या यहाँ तक की सारी बात जितनी हम वो की है समझ आई? शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दी जाएगी, शुरू में वो बताएगा कि उसे कौन सा मॉड चाहिए, और अगर उसने कभी अपना मॉड चेंज करना होगा तो शेयर होल्डर कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है राइटिंग में ड्यूरिंग द ईयर, और कंपनी फिर उसका मॉड चेंज कर देगी। वो वाली है जो अदर कंपनी है ना, इसमें 3 मॉड्स है। ये 3 मॉड्स किस तरह से होगा? एट द ऑप्शन, शेयर होल्डर को ऑप्शन दी जाएगी कि ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप बैंक अकाउंट है, तुम चेक लेना चाहते हो, तुम ऑनलाइन ट्रांसफर चाहते हो, या तुम चाहते हो तुम्हें एक डिविडेंड वारंट मिल जाए जिसको तुम कैश करा दो। तो शेयर होल्डर शुरू में ही ऑप्शन दी जाएगी, और अगर शेयर होल्डर कभी भी किसी भी ईयर में अपनी ऑप्शन चेंज करना चाहता है, वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसा पॉसिबल है इस कंपनी में। और जो ऊपर वाली कंपनी है लिस्टेड, वहाँ एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? बैंक अकाउंट में आपने डायरेक्ट ट्रांसफर करना है। यहाँ तक ऑल डन? जी सर, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स भी दे सकते हैं? डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते? थोड़ी देर पहले आप क्लास में मौजूद थे? यस सर। कितनी देर पहले? शुरू से ही है? यस सर। सबसे पहली स्लाइड पे हमने कहा डिविडेंड 2 तरीके से भेजा जा सकता है, थोड़ा याद करें। कैश, या कैश बांटा जा सकता है, या मैं एक और चीज बांट सकता हूँ। लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। हाँ, ये जो हमारे पास किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं वो हम बांट सकते हैं। अपने शेयर्स की बात नहीं हो रही। यस सर। हमारे पास किसी और कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं, वो शेयर्स बांटे जा सकते हैं। तो डिविडेंड कैश भी हो सकता है, और दूसरे को हम कहते हैं डिविडेंड इन काइंड। सर वो शेयर जो हम बांटने हैं कंपनी का, जी जी, वो फेस वैल्यू से कि नहीं, मार्केट वैल्यू। आप भी लगता है थोड़ा सा लेट आए हैं। उस दिन हम देखेंगे कि मार्केट में क्या वैल्यू, मैंने पूरी कैलकुलेशन भी बताई थी कि फॉर एग्जांपल 20 रुपए मार्केट में है, और मैंने एक बंदे को 120 रुपए देने हैं, तो मैं उसे 6 शेयर भेजूंगा उस दिन, जिस दिन हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, उस दिन की मार्केट वैल्यू, ताकि वो शख्स अगर उसके अगेंस्ट कैश लेना चाहता है तो उसी दिन मार्केट में जाए और उस रेट पे उसको कैश करवा रहे, और अगर वो चाहे तो उसे रखता रहे, उसके ऊपर डिविडेंड लेता रहे। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं कि हम प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश भी दे सकते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास रखे हुए किसी और कंपनी के शेयर भी हो सकते हैं। डन? डिविडेंड आपने एक खास टाइम तक पे करना है, वो खास टाइम क्या है उसके ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अगर आपने वो दिन जो स्पेसिफाई किए हैं एससीसीपी ने, अगर उतने दिनों में डिविडेंड नहीं भेजा तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। एससीसीपी को, लॉ मेकिंग इदारों को बहुत बड़ा गुस्सा आता है एक ऐसे शख्स पे जिसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और लोगों को टाइम से डिविडेंड नहीं भेजा। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है ना कि हम इतना डिविडेंड दे रहे हैं, उस दिन लोग एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में कई लाख शेयर हैं, कंपनी ने कहा जी जब हम डिविडेंड दे रहे हैं, मैंने हिसाब लगाया कि मुझे 15 लाख रुपए डिविडेंड कंपनी से आ जाएगा, और आज कंपनी ने अनाउंस कर दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे 2-2.5 हफ्ते के अंदर लाजमी डिविडेंड मिल जाएगा। इतनी मुनासिब एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी महीने बाद एक पेमेंट होनी थी, और उस पेमेंट में मैंने कुछ पेमेंट कर दी, अभी कुछ पेमेंट की, और मैंने कहा जी महीने बाद बकाया 15 लाख आपको दे दूंगा। किस असम्पशन पे मैंने महीने बाद का 15 लाख कैसे डिविडेंड?
प्रॉपर्टी में अक्सर ऐसा होता है, लोग कुछ पेमेंट अभी करते हैं फिर कहते हैं 6 महीने बाद इतनी पेमेंट कर लेंगे फलाना। तो मैंने ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड पेमेंट कमिट कर ली। अब उस दिन अगर मुझे पेमेंट ना मिली तो मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट खराब हो गया। मुझे पेमेंट क्यों नहीं मिली? कंपनी की गफलत की वजह से। तो अगर पूरे साल के बाद शेयर होल्डर को कंपनी से एक ही चीज मिलनी थी विच वाज डिविडेंड, और वो भी उन्हें टाइम पे ना मिली, तो ये उनके साथ बहुत जुल्म है। तो लॉ को यहाँ बड़ा शदीद गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के उतने दिनों में पे ना हो, जो कि रूल है, वो भी हम देखते हैं वो रूल क्या है, अगर उतने दिनों में लोगों तक डिविडेंड ना पहुंचे तो मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को सजा होगी। कितनी सजा होगी? नॉर्मली मैं से कहता हूँ ये 5 to 5 है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसको 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, 50 लाख तक का फाइन हो सकता है, या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक की, या तो 5 मिलियन तक का जुर्माना हो सकता है, या 2 साल तक की कैद हो सकती है, या दोनों की मिक्सिंग हो सकती है। दोनों के दोनों भी हो सकते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ही गुस्सा हो गया, अच्छा जी 5 मिलियन जुर्माना भी है और 2 साल की कैद भी है, इनमें से एक भी चीज हो सकती है और दोनों की मिक्सिंग भी हो सकती है। ये तो होगा ही होगा। उसके अलावा 5 साल तक उस पर बैन लग जाएगा। वो किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकेगा, किसी भी कंपनी का। ये कह रहे हैं कि एक बंदा जिसने इतनी गफलत की कि लोगों को जब सबसे बड़ा राइट था साल में वही उन तक नहीं पहुंचाया, तो ऐसे बंदे को सजा मिलनी चाहिए और ये शख्स इनएलिजिबल हो जाएगा। ये अब किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं लग सकेगा अगले 5 साल। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ कि अगर ये जुर्माना याद रखना हो, ये बड़ा मशहूर जुर्माना है 5 to 5, जैसे 1 to 5 होता है ऐसे 5 to 5। 5 मिलियन तक फाइन, 2 साल तक की कैद और 5 साल का बैन। बात समझ आई? तो चीफ एग्जीक्यूटिव जी अगेन जाहिर है अगर ये फाइन नहीं देंगे, क्योंकि ये फाइन अब इन्होंने गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो टेक्निकली ये इन्होंने एक क्राइम किया है, लॉ ने इसको क्राइम कह दिया जिसपे कैद हो गई ना, इसका मतलब है कि ये कोई क्रिमिनल चीज है। तो ये इसमें ये गवर्नमेंट एक वो बन जाती है, पार्टी बन जाती है इनके खिलाफ। शेयर होल्डर भी कर सकते हैं, जो शेयर होल्डर का नुकसान हुआ वो इलावा है। रूल ये कि जो शेयर होल्डर का नुकसान हुआ वो तो अपना पर्सनली क्लेम कर सकता है कि मेरा ये नुकसान भरे है, और उसके अलावा ये वो सजाएं हैं जो कंपनी लॉ ने बताई हैं कि ये सजा उस चीफ एग्जीक्यूटिव को। तो शेयर होल्डर कंपनी से क्लेम करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव? शेयर होल्डर बेसिकली करता तो कंपनी से ही है, लेकिन अगर वहां साबित हो जाए कि इस बंदे की गफलत की वजह से, तो उसे पर्सनल क्लेम भी हो सकता है। अब ऐसे में शेयर होल्डर कंपनी से पैसे मांगेगा, कंपनी पहले शेयर होल्डर को दे देगी, बाद में इस चीफ एग्जीक्यूटिव से रिकवर करेगी कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तो जो भी नुकसान हुआ है वो भी इसके जिम्मे पड़ता है। डन? यस सर। ये नुकसान बचाया जा सकता है अगर आप कोई अच्छा सा बहाना लेके एससीसीपी के पास पहुंच जाए। इन्होंने बहानों की एक लिस्ट बताई हुई है। इन्होंने कहा कि अगर आप डिक्लेयर होने के डिविडेंड यानी कि डिविडेंड अनाउंस होने के 45 डेज के अंदर अंदर एससीसीपी के पास पहुंच जाए और उन्हें जाके बताएं कि जी मेरे पास ये एक आध एक्सक्यूज है जिसकी वजह से मैं डिविडेंड नहीं दे सका, तो वो उसको मान सकते हैं और ये जुर्माना आपका होल्ड कर सकते हैं। अगर आप कुछ केसेस में साबित कर दें कि आपकी गफलत नहीं है, कुछ मामला ऐसे थे। वो क्या मामला हो सकते हैं? इफ डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोरोना कानून का निफाज था, आपने खत भेजने थे, डिविडेंड वारंट भेजने थे और गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं खबरदार इस शहर में खत नहीं जाएंगे, या उस शहर का स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था जी सर, या कुछ शेयर होल्डर्स का मोहल्ले का स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था और उन तक डिविडेंड नहीं पहुंचा। अगर डिविडेंड नहीं पहुंचा किसी कानूनी वजह से, किसी कानून के निफाज की वजह से, तो फिर आप आजाद हैं, फिर आपका कसूर है। अगर किसी कानूनी रीजन की वजह से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पहुंच सका तो फिर कसूर कोई नहीं है। और मैंने कानूनी रीजन दिए कि कोरोना आ गया, उसमें कोई इस तरह से मसला, कोई भी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने मना किया, उन्होंने कहा खबरदार इस बंदे को पेमेंट नहीं करनी, इसका भी केस चल रहा है। नंबर 2, शेयर होल्डर ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी पेमेंट की जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जा सकता था। लॉ ने कहा कि आप शेयर होल्डर को खत में चेक भेज दें या डिविडेंड वारंट भेज दें या उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। अगर शेयर होल्डर कहे कि जी मुझे थोड़ा सा इस तरीके से आपने पेमेंट करनी है कि यूं करके ऐसे करके वैसे करके ऐसे पेमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मत करना, मुझे इजी पैसा या मेरे जैज कैश में पैसे डलवा दीजिएगा। अब उसने एक ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है जो नॉर्मल से हटके थी, कंपनी चाहे तो फॉलो कर ले, लेकिन अगर उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की कोशिश में उस तक डिविडेंड नहीं पहुंचा तो कंपनी का कसूर है।
क्योंकि कंपनी तो नॉर्मल तरीके से फॉलो कर रही थी, अब शेयर होल्डर ने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो सही से नहीं कर सके, उसकी एक्स्ट्रा फरमाइश थी। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने फरमाइशी प्रोग्राम कर दिया और उसका डिविडेंड उस फरमाइश की वजह से लेट हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव का कसूर। सेकंड रीजन समझ आई? एक ये कि कानूनी रीजन हो, दूसरा ये है कि इंस्ट्रक्शन फॉलो ना हो सके, तीसरा कोई डिस्प्यूट है। तो ये इंस्ट्रक्शंस किस रीजन पे? इंस्ट्रक्शन पेमेंट से रिलेटेड कि मेरी पेमेंट इस तरह से करनी हो सकता है, वो कहेंगे जी डिविडेंड वारंट वगैरह नहीं भेजना, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा मेरे पैसे आए हैं। तो आपने काम करना है, मेरे मोहल्ले के किनारे पे एक सब्जी वाला है, उसके पास एक बास्केट पड़ी हुई है, उसमें पैसे डालना है, मैं माना करूँगा। अब अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन वो पेमेंट से रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन एक ही होगी, पेमेंट से रिलेटेड मेरी पेमेंट कैसे हो, तो शेयर होल्डर अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई अजीबोगरीब सी इंस्ट्रक्शन बताता है और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल वो कहता है मेरे उस अकाउंट में मत भेजो, मैं आपको एक और अकाउंट भेजूंगा, बाद में मैसेज करूंगा, पता लगा 11 दिन बाद उसने मैसेज किया, फिर वो बैंक अकाउंट जो उसने मैसेज किया उसमें एक जीरो मिसिंग था। अब कंपनी वाले बेचारे कोशिश करते रहे नहीं गया। अब चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर हम पकड़ के कहें कि तुमने उस बंदे को क्यों नहीं डिविडेंड दिया, तो वो बेचारा तो हक पे। तो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ये साबित कर दे कि शेयर होल्डर को पेमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी एंड सच इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी, वो वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो सकती, या हम नहीं कर सकते। तीसरा, डिविडेंड में झगड़ा है। मैं नॉर्मली इसकी एग्जांपल देता हूँ कि दो भाइयों में झगड़ा हुआ है अपने बाप की प्रॉपर्टी को लेके, वो ऑलरेडी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने वाले हो गए हैं कि जी अब्बा जी के 10 लाख शेयर इसके या उसके, और ऐसे में डिविडेंड पहुंच जाए उनमें से किसी एक के नाम पे, तो वो तो वही बात है ना कि वो सहन में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गिरबान पकड़ा हुआ, बाहर बेल होती है, दरवाजा खोलते हैं तो कहता है डाकिया कहता है मुबारक को आप लोगों का डिविडेंड आया, तो आप में से जो एक बच गया ये उसको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर कंपनी को ये पता हो कि डिविडेंड रिसीव करने के राइट में क्लैश है, कोई झगड़ा है, कोई आपस में मसलो मसाइल चल रहे हैं, कंपनी होल्ड कर सकती है। ये बात क्लियर है? जी सर। चौथा, शेयर होल्डर ने कंपनी को कुछ पैसे देने हैं और कंपनी ने उसका डिविडेंड देना है, और जितने उसका डिविडेंड देना है उससे ज्यादा पेमेंट शेयर होल्डर ने करनी थी, तो कंपनी हैज द राइट कि उस बंदे के पैसे होल्ड कर ले और अपनी वो पेमेंट रिकवर कर ले। मीटिंग के मिनट्स की कॉपियां निकलवाई, रेजोल्यूशन की कॉपियां मंगवाई, मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपियां मंगवाई, अक्सर कंपनी से आगे कहता रहा और कहा मैं बाद में पैसे दे दूंगा, तो पता ही लगा कि उसने अपने घर में इतना बड़ा स्टॉक कर लिया कंपनी से मुफ्त में चीजें मांग मांग के, और अब उसके जिम्मे कंपनी की तरफ कोई 3,500 रुपए की पेमेंट बनती है, डिविडेंड उसका 3,500 का। तो कंपनी हैज अ राइट कि कंपनी कैन विदहेल्ड द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगेंस्ट एनी सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर से जो पैसे आने हैं उसमें से मतलब उन पैसों की के अगेंस्ट हम रिडक्शन कर सकते हैं, या तो पूरे काट लें या जितने बनते हैं उतने काट के बाकी उसको वापस दे दें। तो ये चीज नॉन कंप्लायंस नहीं मानी जाएगी। ये समझ आ गया? यस सर। फाइनली, if non-payment of dividend or non-posting of the warrant was not due to any default on part of company, इसको हम नॉर्मली यहाँ से कहते हैं any other reason, ठीक है। और जो ओरिजिनल लॉ के अल्फाज हैं वो कहते हैं any other reason just and equitable, कोई और बड़ी मुनासिब सी भारी सी रीजन। यानी वो कह रहे हैं कि आप इन 4 रीजन में से कोई है तो चले जाएं एससीसीपी के पास और उनसे कहें जी देखें इतना बड़ा जुर्माना ना लगाएं, हमारी मजबूरी थी, कोई रीजन ना हो तो एनी अदर रीजन लेके पहुंच जाए। तो नॉर्मली एनी अदर रीजन वो एक खाकी लिफाफे में रखी हुई होती है, वो खाकी लिफाफा पेश किया जाता है, वो रीजन को खोल के देखते हैं, जब उन्हें लगता है कि रीजन रीजनेबल नहीं है तो कहते हैं कि इस रीजन को थोड़ा रीजनेबल लेवल पे किया जाए। तो जब आप उस रीजनेबल लेवल तक पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी रीजन उनको समझ आ जाती है। सर एक बंदे को अगर डिविडेंड भेज दिया वारंट के जरिए, ठीक है, और पोस्ट डाकिया मर गया रास्ते में, ठीक है, तो वारंट तो गया उसका। हाँ, अब ये देखिए ये आखिरी वाले पॉइंट में सब कवर हो जाता है। इफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और नॉन पोस्टिंग ऑफ द वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, यानी कि 5वें वाले में उन्होंने कहा कहीं भी अगर कंपनी साबित कर दे कि हमारा कसूर नहीं है, जी सर, लेकिन ये पर्सनली साबित करना है, ये 4 तो उन्होंने एक्सप्रेस रीजन बता दी, उन्होंने कहा उसके अलावा कोई रीजन है आप साबित कर दें 45 दिनों में एससीसीपी के पास आके, अगर एससीसीपी मान गया तो आपको जुर्माना नहीं होगा। सर इसमें से अच्छा सिनेरियो तो सेट हो सकता है, बड़ा मजेदार सिनेरियो बन सकता है। सर अगर हमने रेलेवेंट प्रोविजन में फिर हमने वही लाइन लिखनी है। हाँ, अगर रेलेवेंट प्रोविजन आ जाए फिर तो मतलब वो आपको बता दें दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है और चीफ एग्जीक्यूटिव डिविडेंड करने में लेट हो गया, बताओ कोई मसला तो नहीं, आप कहेंगे लॉ ये कहता है कि अगर डिस्प्यूट हो डिविडेंड कलेक्शन में
तो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर डिविडेंड लेट भेजे तो कोई मसला नहीं, लेकिन क्या उसने 45 दिनों के अंदर अंदर एससीसीपी को जाके बताया था? कुछ 2 साल बाद उठ के अचानक से कहते हैं जी उनका तो झगड़ा चल रहा था इसलिए पेमेंट नहीं भेजी, ऐसा नहीं होगा। आपको डिविडेंड अनाउंस होने के, डिक्लेयर होने के 45 डेज के अंदर अंदर बताना होगा कि ये चीज इस तरह से। जी सर चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मेडिकल लीव पे गया हो तो भी किन दिनों गया हुआ मेडिकल लीव पे? सर ये डिविडेंड से कुछ अर्सा पहले, तो डिविडेंड के बाद की बात कर रहे हैं, डिविडेंड अनाउंस होने के बाद। डिविडेंड अनाउंस बड़े की डेट नहीं सर वो हो गया उसी में आ जाए वो उसकी हाँ। लीव भी। तो उसे चाहिए कि वो कंपनी को कहे कि जी मैं गया हूँ आप प्रोसेस करवा दें, और अगर कंपनी वाले पीछे से प्रोसेस ना करें और ये ध्यान ना करें तो यही कसूर है। भाई चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? ऑल इन ऑल। यस सर। भाई फॉर एग्जांपल मुल्क में कोई संगीन वाकया हो रहा हो, मतलब चले मरी में जो है वो लोगों के साथ अजीबोगरीब मामला हो, ओस्मान बुजदार छुट्टी पे हो, तो वो तो कह सकता है मैं तो छुट्टी पे था, मुझे क्या पता पीछे से क्या चल रहा है। हम कहेंगे भाई तुम्हारा इलाका है या तुम्हारी जिम्मेदारी के जोन में आता है, तो तुम अगर छुट्टी पे भी हो तो इतना अहम इशू है कि उसको वो छुट्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम नुमाइंदे हो। तो इसी तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदारी लेनी है, उसको सजा देने का मकसद ये है कि वो जिम्मेदारी ले, वो उस वक्त मौजूद नहीं है, कुर्सी भी किसी और के जिम्मे लगाता है। हम ये नहीं कह रहे कि वो अपने हाथ से सब लोगों का वो भेजे, लेकिन इसको इंश्योर किसने करना है? चीफ एग्जीक्यूटिव। अगर कंपनी को ऑल इन ऑल कंपनी के सबसे अहम वक्त में, भाई एक शेयर होल्डर के लिए सबसे अहम वक्त क्या है? डिविडेंड। भाई 5 पार्टनर है मिलकर प्रॉफिट कर रहे हैं, सबसे एंड पे, साल के एंड पे क्या चाहिए सबको? प्रॉफिट। तो डिविडेंड तो उसकी सबसे बड़ी रीजन है कंपनी। तो कंपनी के ओनर्स को जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी कंपनी के बड़ों की, कंपनी के बड़े गए थे, ऐसे में बड़े जिम्मेदार होते सर वो किसी और को वहाँ पे चार्ज दे जाता है तो वो जो अगर किसी और को चार्ज देके जाता है और वो बंदा गफलत दिखाता है तो इसकी बेवकूफ़ी है कि इसने एक गलत बंदे को चार्ज दिया था। अगर उस्मान बुजदार को हम कहते हैं कि जी वो तो बेवकूफ़ सा आदमी है, बेवकूफ़ आदमी से तो गलती हो जाती है, तो कसूर किसका है? जिसने बुजदार को पॉइंट किया होगा उसका कसूर। ऑब्वियसली मतलब ये तो अजीब सी बात है कि हम कहते हैं जी अब क्या करें जी, वो तो बस वो बंदा ही अजीब सा है, उसको हम वो क्या करें। तो भाई बंदा अपॉइंट करने का इख्तियार आपके पास है, आप बंदा चेंज कर दो अगर आपको लग रहा है वो अजीब सा है। जिस वक्त आप अपॉइंट कर रहे थे सारी दुनिया गई थी अजीब सा है, लेकिन आप रिव्यू से अपॉइंट कर रहे थे। तो कहने का मतलब है कि जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी, बहाना कोई नहीं है, एक ही तरीका है, नो टू एससीसीपी को जाके पैसे टिका। एनी अदर रीजन और क्या है? उनको एक रीजनेबल रीजन दे दें, वो संभाल लेंगे। और जाहिर है जिस बंदे को 50 लाख जुर्माना पड़ रहा हो, चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा जिसको 2 साल जेल की बता दिया जाए तो उसको तो कितना हद तक इज्जत और क्या क्या मामला होगा उसका। और 5 साल तक किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ना लग सके, वो तो 1 करोड़ भी दे दे कम है। तो ये लॉ वालों पर डिपेंड करता है कि उसको कितना डराते हैं। सर जी। ये जो मरी का वाकया है इसमें सर इसमें कसूर अवाम का, अवाम जाहिल है ना, अवाम हमेशा से जाहिल है। तो इन जाहिलों के ऊपर हुक्मरानी करने का हक क्यों है किसी को? ये सबसे आसान ब्लेम है ना। ये बहुत मजेदार है, मतलब मैंने देखा है कि पिछले 3-4 साल में जब भी कुछ गड़बड़ हुई है ना, अवाम जाहिल का वो साबित हुई। ये अवाम 1947 से इसी तरह से जाहिल है। यही जाहिल लोग अपनों में से सबसे बड़े जाहिल को सिलेक्ट करते हैं अनफॉर्चुनेटली ना। अगर अवाम जाहिल है ना तो बड़े वाले सुपर जाहिल है, ठीक है, जाहिल आला है वो, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना कि ये सबसे आसान हल है कि आप कहते हैं लोग ही बड़े घटिया हैं और हम क्या करें। तो भाई लोग घटिया तो मत रहो ऐसे मुल्क में, क्यों बन रहे हो हमारे वजीर, क्यों हमारे वोट लेके आ रहे हो? जी सर, आप जानते हो कि लोग बुरे हैं, और ये लोग बुरे हैं हमें कब से सुनने को मिला है? मुझे याद है मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पे अगर कोई बाहर का बंदा आता है उसके साथ बड़े अच्छे तरीके से सलूक किया जाता है। बाहर के बंदे बाहर जाके बताते हैं कि पाकिस्तानी तो बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ पिछले 3-4 साल से फेसबुक पे देख के कि मेरा मुल्क घटिया लोगों से भरा हुआ है। मैं हमेशा से अपने मुल्क को बहुत अच्छा मानता रहा हूँ और मेरा मुल्क अच्छा है। मैंने हमेशा देखा है कि सड़क पे कोई मुश्किल में है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब लोग इकट्ठे होकर मदद कर रहे होते हैं। मैंने सैलाबों में लोगों को मदद करते देखा है, मैंने ज़ल्ज़लों में लोगों को मैं हमेशा से अपने मुल्क को एक बड़ा अच्छा मुल्क मानता आया हूँ। अचानक से मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी चूंकि वो काम नहीं कर पाती, वो कह देती है कि मुल्क जाहिलों से भरा पड़ा है, हम क्या करें।
सर अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहाँ पर वो ये कह रही है कि हमने होटलों वालों की तो जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? बंद कर दे होटल, कौन नहीं उठा सकता? किसी भी होटल को जाके कहते हैं तुम यहाँ पे इस्तेसाल कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास एंटी कोल्यूशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन सीसीपी इस लेवल का इदारा है, कह के उठा के जुर्माना कर देता है। जी सर। तो मतलब आपके पास ऐसा कोई शख्स ही नहीं है जो होटल को कहे कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कसूर अगेन वही बात है, होटल वाले बुरे हैं तो कानून किस लिए होता है? ये ऐसे ही है जैसे हम कहें हम क्या करें, पाकिस्तान में हर बंदा किसी को कभी भी कत्ल कर देता है, तो कत्ल करने वाले को रोकने का हक किसने दिया है? किसके पास है? जी सर। गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के इदारों के पास। तो अगर वो इदारे सही काम नहीं कर रहे ना, तो उन इदारों को ये मानना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं, रादर देन के वो कहते हैं अवाम ही जाहिल है। मैं यकीन माने मुझे पिछले 3-4 साल में पता लगा पाकिस्तान के अवाम जाहिल है, पाकिस्तान की अवाम गलत है, घटिया है, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम घटिया है। वो पाकिस्तान जो मतलब आप लोग फिर नहीं है, मैं बचपन से देखता रहा हूँ पाकिस्तान को, आप लोगों से काफी अर्से पहले से। मुझे कभी नहीं ये सुनने को मिला था कि अवाम बुरी है, मुझे हमेशा सुनने को मिला था कि पाकिस्तान वाले मदद करते हैं एक दूसरे की और सारा कुछ है। ये अचानक से लोग इतने बुरे कैसे हो गए? नंबर 1 इसलिए कि जब किसी के पास कोई बहाना नहीं है तो आखिरी बहाना ये है कि अवाम घटिया है, इनका कसूर है। जी सर। दूसरा, इतनी ज्यादा जब आप महंगाई बढ़ा देते हैं ना, जब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है तो अंदर का दरिंदा बाहर आ जाता है। जी सर। फिर जब उसे मौका मिलता है फिर वो हर लेवल का प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो तो दब दब के जी रहा होता है। जी तो जो शदीद बढ़ी हुई महंगाई और लाकानूनियत होती है ना, वो इंसान के अंदर दरिंदे को जगा देती है। एंड अगेन द क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट फॉर सच लाकानूनियत। जी सर। वरना दुनिया में बहुत बुरे बुरे मुल्क मौजूद हैं, पाकिस्तान से कहीं कहीं ज्यादा घटिया अवाम मौजूद है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे जालिम लोग होते हैं, अमेरिका की आधी रियासतों में इतनी शदीद दहशतगर्दी होती है, अक्सर जगह तो पुलिस को घुसने नहीं दे रहे होते। इवन देन उन मुल्कों में भी अमन अमान कायम करके दिखाएंगे। जी सर। तो एक गवर्नमेंट की वो होती है, एक रेड होती है जो उसने कायम करनी होती है। हमें पिछले 3-4 साल से बहुत ज्यादा मिसगवर्नेंस नजर आ रही है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई दुश्मन हूँ, मैं हमेशा ये बताता हूँ, मैंने इमरान खान को वोट दिया था। जी सर। जी ठीक है, मैंने विजन का वोट दिया था, लेकिन मुझे नजर आ गया है कि ये इंतहाई गंदे परफॉर्मर है, इनको काम नहीं करना आता। इनको एक काम अच्छा आता है, फेसबुक पे ये साबित करना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वही काम अच्छा आता है। तो अगेन मतलब ये वाला ना जुमला, हम सब बुरे हैं वाकई, लेकिन हम हमेशा से बुरे थे। अगर हम बुरे थे तो पिछली गवर्नमेंट्स भी कहती है हम बुरे हैं, पिछले हुक्मरान गलत थे, पिछले हुक्मरान गलत थे, काम नहीं कर सके। क्यों? अवाम तो यही जाहिल अवाम थी, तो फिर कह दे कि वो लोग भी इतने बुरे नहीं थे। तो मतलब इक्वल ग्राउंड्स पे मेजरमेंट होनी चाहिए। अगर इनके लिए अवाम जाहिल है तो फिर पिछले वालों के लिए अवाम उतनी ही जाहिल थी। अगर पिछले वाले उस जाहिल अवाम के साथ बड़े अरसे तक अच्छी मेंटेनेंस कर रहे थे तो इसका मतलब है कि इनकी यहाँ पे गवर्नेंस का मसला है। अवाम की जहालत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होनी है। ये ऐसा नहीं होता कि एक दिन कोई आके वैक्सीन लगा जाए लोगों को और उससे उनकी जहालत खत्म हो जाए। ये नीचे से सिस्टम आना है। जब से हमारे स्कूलों में और उस लेवल पे लोग एथिक्स को नहीं तालीम करेंगे, जब तक पूरी नस्ल को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो नहीं किया जाएगा। और किसने तालीम करना है? आप लोगों ने तालीम करना है। आप एक अच्छा इंसान बन के दिखाएं, आपका बच्चा जब आपको देखेगा कि आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, वो कभी भी बेईमानी नहीं सोचेगा। तो कौम को रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन की जरूरत है। कौम ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है, बट मीनवाइल कौम के जो ठेकेदार हैं उनको उसी कौम के साथ गुजारा करना होगा और उसी कौम में रहते हुए उस कौम को मुश्किलात से बचाना होगा। रादर देन हर जुमले पे उठा के फौरन से कैंपेन शुरू हो जाती है। मतलब किसी की स्टेटमेंट आने से पहले फेसबुक पे अचानक से हम इंसान सब के सब बुरे नजर आना शुरू हो जाते हैं। ये अभी से, ये पिछले 3-4 साल में क्यों हुआ है? मैं वही कह रहा हूँ ना, इंसान अचानक से दरिंदे बन गए। जी जी सर। अगर तो अचानक से दरिंदे बन गए तो फिर भी देखेंगे क्या चेंज आई है पिछले 3-4 साल में। और अगर इंसान हमेशा से दरिंदे थे और अचानक से सामने अब आए हैं तो इसका मतलब है कि अब इंसानों की दरिंदगी शो की जा रही है ताकि सबके सब इसमें लग जाए कि मरी वाले तो जाहिल हैं, उल्लू के पट्टे हैं, वहां जाना ही नहीं चाहिए। कितनी दफा फेसबुक पे ये कैंपेन नजर आई है। जी सर। सियाहत को फरोग देंगे मरी वाले जाहिल हैं। यस सर। सियाहत को फरोग देंगे वो उल्लू के पट्टे। भाई मतलब टू मच है। मतलब अपने ही मुल्क के लोगों को घटिया करार दे देना बड़ा आसान सा काम है। मतलब वही बात है कि क्या कागान के रास्ते सही से खुले हुए हैं? नहीं सर, अभी तक सब बंद है। ठीक है, तो बड़े आराम से इन्होंने कह दिया जी लोग ही जाहिर हैं, बेवकूफ हैं, खामखा मरी जाए जा रहे हैं, कागान जाए सवाज जाए। तुम देखो तो सही वहां पे तुमने हालात क्या किए हुए हैं। मैं कागान कुछ अर्से पहले ठहरने गया और आई वॉज सो मच सरप्राइज। मैं फेसबुक को देख के बहुत फैंटेसाइज कर रहा था। वहां बिजली नहीं थी,
जी सर। जनरेटर्स पे चल रहे थे होटल बेचारे अपने खर्चे से, और सब रो रहे थे, हाथ उठा उठा के बददुआ दे रहे थे इन्हें। और ये फेसबुक पे देख के मुझे लग रहा था कि कागान में तो पूरी दुनिया आके बसना शुरू हो गई है, इतनी से हाथ। तो ये थोड़ा सा मतलब वही बात है कि एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो उसकी पसंद में इतना अंधे नहीं हो जाना कि सही और गलत की तमीज खत्म हो जाए। जी सर। वो सही और गलत की तमीज खत्म होने के बाद हम अपनी ही आवाम को बुरा मानना शुरू हो गए, और अल्टीमेटली क्या होगा, मुल्क में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, बदअमनी बढ़ेगी, क्योंकि हम अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को बुरा कंसीडर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम तो सब पाकिस्तानी, कौन है पाकिस्तानी अवाम, हम सब, इसका मतलब हम भी जाएंगे, हम भी बहुत बुरे लोग हैं। इंसान तो फितरी तौर पे दरिंदा है भाई, इंसान तो ऐसे ही करता है, इंसान को जब मौका मिलता है बेईमानी करता है। तो कानून होता ही उस बेईमानी से रोकने के लिए है। यानी कि गवर्नमेंट वाले जाके वो करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, यार देखो कमरा सस्ता कर दो, देखो यार भाई नहीं, और अगर नहीं नहीं तुम्हारी सुन नहीं सकते, औकात के किसी होटल वाले की गवर्नमेंट को इनकार करे। जी सर। गवर्नमेंट ने अगर कहा ना कि कल कॉलेज बंद होगा, तो अरबपति लोगों के कॉलेज अगले दिन बंद थे। जी सर बिल्कुल। जब गवर्नमेंट कह देती है ना तो फिर वो बंद कर देती है, फिर उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट से बड़ा बदमाश कोई नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट अपने फन टाइम में मौजूद हो, अपने इजी हो, सुकून से हो, फेसबुक पे तस्वीरें लगा रहे हो, तो फिर उसके बाद जो है ना ओन करना चाहिए, कम से कम ओन करना चाहिए। नहीं तो 3-4 साल पुरानी तकरीरें सुन ले तो उसमें हमें इमरान खान समझाता था कि मिनिस्टर को डिजाइन करना चाहिए, उसको ओन करना चाहिए कहीं, तो कम से कम वो तकरीरें सुन के हम जरा सबक हासिल कर लें। तो इधर वापस आ जाते हैं। अब आपने गलत टाइम पर गलत चीज छेड़ी, लेकिन वही बात है कि मैं पिछले 2-3 दिन से जो मीडिया पे देख रहा हूँ ना, उसके बाद मुझे लग रहा है हम सारे पाकिस्तानी दरिंदे हैं। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, जेन्युइनली मुझे 3-4 साल से लगना शुरू हो गया कि पाकिस्तान घटिया तरीन लोगों पे मुश्तमिल है इस वक्त। इसलिए कि हमें दिमाग में भर रहे हैं, हम दिमाग में भर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी कसूर हो फौरन से कहना है यार अवाम ही जाहिल है, क्या करें, बेचारा इमरान खान क्या करे। ये नॉन परफॉर्मेंस का एक उसका हल निकाला है इन्होंने कि फौरन से अवाम को गंदा करना शुरू कि जी वो लीडर क्या करे, अकेला क्या कर सकता है, नहीं कर सकता तो छोड़ दे जगह। इसी तरह सर कहते हैं कि ये सारे बुरे, इमरान खान बेचारा अकेला बंदा क्या करे, पूरा पाकिस्तान तो वो नहीं देख सकता ना। चले आगे चलते हैं। अगर पूरा पाकिस्तान नहीं देख सकता तो मत जाए उस सीट पे। जी सर। ठीक है, नहीं देख सकता तो अपनी उन्हीं महफिलों में रहे जहाँ वो रह जाए। अनफॉर्चुनेटली जी जी सर। बड़ा सादिक अमीन, बड़े ईमानदार लोग हैं। अब वही बात है कि एक रिकॉर्डेड क्लास में क्या क्या बोले सबको पता है। जी सर। कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो शराब नहीं पी रहा, जो गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं है, जो पावर का मिसयूज नहीं कर रहा, जो पैसे में खुद नहीं कर रहा। जी सर। इमरान खान ईमानदार आदमी है, जहांगीर तरीन जाहिल आदमी है, वो 700 अरब की करप्शन कर गया, इमरान खान का राइट हैंड है, लेकिन नहीं, वो जहांगीर तरीन का कसूर है, इमरान खान तो भी मतलब पाक साफ है। सर ईमानदार वो है जिसकी बेईमानी नहीं पकड़ी है। बिल्कुल ईमानदार वो है जो सियाना है और बेईमानी राइट हैंड से करवाता है, लेफ्ट हैंड से करवाता है, नीचे वालों से करवाता है। तो 5 वो रीजंस हैं जिसकी बेस पे, और वो मैं इसलिए क्लियर करता हूँ कि मैंने वोट दिया, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं हुआ अभी कि वोट देने के बाद मैं इतना ढिठाई से डिफेंड करूं जितनी ढिठाई से बहुत सारे लोग इंटरनेट पे नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सोच लिया कि हमने सिर्फ इमरान खान को सही साबित कर देना, वो सबके सामने कत्ल भी कर देगा, वो साबित कर देंगे कि जो कत्ल हुआ है वो तो मुल्क को तबाह करने आ रहा था, इमरान खान ने जाके कत्ल कर दिया। इतना अंधा नहीं हो जाना, जरूर करें, एक अच्छी डिस्कशन हो, अच्छी पॉलिसी इमरान खान लेके आए, फॉरेन अफेयर्स पे बहुत अच्छे तरीके से डील किया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इनके बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, अप्रिशिएट करें। लेकिन अगर गलत काम करें तो इतना अंधा नहीं डिफेंड करना कि हम कहें नहीं जी अभी भी वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो सही और गलत की तमीज खत्म हो गई ना, फिर हम में और बुरे लोगों में और कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं, एक बुरे सियासतदान के साथ होते हैं और हमेशा फिर अपने उस बुरे सियासतदान को टीवी पे आगे डिफेंड करते रहते हैं, वो टीवी पे आगे डिफेंड कर लेते हैं, हम फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ डिफेंड कर लेते हैं। जी सर। तो हम भी बड़े होकर उतने ही गलत इंसान बनेंगे जितने गलत इंसान हमारे पॉलिटिशियन हैं। सर सिर्फ शाम के टाइम में 5000 से 50,000 पे किराया चला गया होटल के रूम। हाँ, कितनी घटिया गवर्नमेंट है, सही कह रहे हैं। यस सर। कितना घटिया इमरान खान, सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, यही क्या। फिर अब ये घटिया का लफ्ज़ अवाम के साथ मत लगाएं। ये 5,000 से 50,000 तक किराए का जाने का ताल्लुक सिर्फ एक मिस गवर्नेंस से है। जी सर। ठीक है, और वो मिस गवर्नेंस जिसकी है फिर उसको घटिया कहें। अगर पाकिस्तान घटिया है, अगर अवाम घटिया है तो इमरान खान बहुत बड़ा घटिया है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो गवर्न नहीं कर सका, उसे उसकी गवर्नमेंट के उन लोगों को हक ही नहीं पहुंचता कि वो रूल करें जो कि क्राइसिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कि सिर्फ चंद घंटों में ऐसा हो गया।
फिर इसके तलब डिमांड से भी तो है कि डिमांड से 5 से 50 हज़ार। देखें डिमांड का ताल्लुक हमेशा होता है, किसी प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी क्यों होती है? यस सर। अगर यूं ही दुनिया डिमांड पे चले ना तो सब जंगली बन जाएं, सब तलवारें पकड़ लें। क्यों गवर्नमेंट फिक्स करती है, क्यों एंटी कलूजन वो होती हैं, क्यों मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटीज बनाई जाती हैं? इसलिए कि इंसानों को बेरा रवीज रोका जाए। मैं आज ऊपर क्लास में बता रहा था लॉ की डेफिनेशन कि लॉ का मतलब है जब इंसानों की कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जाए। कानून होते ही इंसानों की इन गलत हरकतों को रोकने के लिए है। इंसान सारे अच्छे हो तो कानून की जरूरत क्या है? अगर सारे दुनिया एथिक्स से भरी पड़ी हो, नहीं होते इंसान एथिकल, दैट्स व्हाई उनको पावर से रेगुलेट करना जरूरी होता है। उन मरी वालों ने गंदा किया क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस का प्रॉफिट सोचा। अक्सर इंसान इस तरह की घटिया हरकत कर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा ना सोच पाते अगर कोई अथॉरिटी उनको कंट्रोल कर। तो बस ये जब प्रेशर नहीं होता तो लाकानूनी होती है। इनमें से कोई भी रीजन की वजह से अगर डिविडेंड टाइम से नहीं पहुंच सका तो चीफ एग्जीक्यूटिव फंस जाएगा। जी सर। वो जो मतलब इनमें से कोई भी रीजन अगर है और वो बचा लेता है अपने आप को 45 डेज के अंदर अंदर, तो फिर उसको कोई नहीं पकड़ेगा। अदरवाइज चीफ एग्जीक्यूटिव पनिशेबल है और 3 तरह के जुर्माने हैं उसको। 3 तरह के जुर्माने। अब वो गलती चाहे उसके नीचे मौजूद किसी बंदे की हो, चाहे सबसे नीचे एक क्लर्क ने गलती की, तो जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? वो इस चीफ एग्जीक्यूटिव जो हेड है, हेड को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो इतने अहम चीज को क्यों नहीं रेगुलेट कर रहा। तो यहाँ पे जुर्माने, यहाँ पे बाकी सारी चीजें उसी तरह से। यस सर। अब सवाल ये कि डिविडेंड कितने अरसे में देने हैं और किस तरह से, यानी कि डिविडेंड की पेमेंट हमें पता लग गई क्या अमाउंट होगा, डिविडेंड हमें समझ आ गया, नहीं देंगे तो क्या होगा। अब सवाल ये है कि डिविडेंड की पेमेंट कितने अरसे में करनी है। उसके जवाब में मैं आपसे कहूंगा कि ये 2 तरह के डिविडेंड होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड, एक को हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड होता है जो साल के एंड पे आता है। डायरेक्टर सबसे पहले एक रिकमेंडेशन सी देते हैं। डायरेक्टर्स कहते हैं हमारा ख्याल है इतना डिविडेंड होना चाहिए, और मेंबर्स को एजीएम पे बुलाते हैं और उनसे कहते हैं आप एजीएम पे आओ और एजीएम पे आके बताओ कि हमारी रिकमेंडेशन आपको अच्छी लगी या नहीं। यहाँ लॉ के बड़े खूबसूरत अल्फाज है, वो कहते हैं मेंबर्स के पास पूरा इख्तियार मौजूद है। मेंबर्स को अगर डायरेक्टर्स का रिकमेंडेड डिविडेंड अच्छा नहीं लगा तो मेंबर्स उसको मजीद कम कर सकते हैं। इख्तियार भी बहुत ही कमाल है। यानी लॉ ने ये कहा है कि अगर उनको डायरेक्टर्स का रिकमेंड किया हुआ डिविडेंड अच्छा नहीं लगा तो वो उसको कम कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर शेयर होल्डर के पास इख्तियार आ गया ना कि आप डिविडेंड सेट करें, तो वो हमेशा 100% प्रॉफिट को डिविडेंड में बांट देंगे। जी सर। उनको क्या परवाह कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी चले या ना चले। डायरेक्टर्स जो कंपनी के ऊपर बैठे हैं उन्होंने कंपनी का शॉर्ट टर्म भी देखना है, लॉन्ग टर्म भी देखना है। हाँ, डायरेक्टर्स अगर जरूरत से ज्यादा डिविडेंड सेट कर दें और शेयर होल्डर को लगे नहीं भाई कंपनी को ज्यादा रिजर्व्स की जरूरत है, तो उसे कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है इसकी रिकमेंडेशन प्रपोजल डायरेक्टर्स की तरफ से होगा और फाइनल अप्रूवल मेंबर्स करेंगे एजीएम में। मेंबर रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, या तीनों ही। रिजेक्ट का मतलब है बिल्कुल खत्म कर दें, एक्सेप्ट का मतलब है सेम अमाउंट पे मान लें, और रिड्यूस का मतलब तो लेस देन इक्वल टू, फिर वो एग्री कर सकते हैं। सर रिजेक्ट करके दोबारा से क्लेम कर सकते हैं? नहीं, रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि हमें नहीं अच्छा लग रहा कि आप डिविडेंड दे रहे हैं। सर कितने इस वक्त डिविडेंड बनता ही नहीं है, क्यों दे रहे हैं डिविडेंड? अच्छा। सर कितने मेंबर्स ये कर सकते हैं? अब जब मेंबर्स की बात आती है तो अगर लॉ खामोश है, अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन का लफ्ज नहीं बोल रहा, तो फिर मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी ने उसे मना कर दिया तो वो फारिग हो। अब इसका मतलब है एजीएम पे जब मेंबर्स ओके कर देंगे डिविडेंड, दिस इज द फाइनल डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड। आ जाएगा डिविडेंड। इस आज की डेट के 15 वर्किंग डेज में पेमेंट होनी चाहिए। वो जो हम कह नहीं रहे थे कि उतने दिनों में जो एससीसीपी बता दिया। एससीसीपी ने डिविडेंड की पेमेंट की रेगुलेशन बनाई है, उन रेगुलेशन में से 2-3 लाइनें हमारी किताब ने उठाई हैं। उन रेगुलेशंस के मुताबिक डिविडेंड की पेमेंट विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि वर्किंग डे और नॉन वर्किंग डे क्या होता है? वर्किंग डे को उन्होंने डिफाइन कर दिया। वर्किंग डे मींस द डे इन व्हिच बैंक्स आर ओपन। ये जो मंडे से फ्राइडे वाले होते हैं जी। और खासतौर पे इन दिनों में जैसे 1 जनवरी बैंक हॉलीडे थी तो हम उसे वर्किंग डे नहीं मानेंगे, क्योंकि डिविडेंड की मेन प्रोसेसिंग तो बैंक के थ्रू होनी है। तो जिस दिन डिविडेंड अनाउंस होगा उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली तकरीबन 2.5 हफ्ते बन जाएंगे, 2.5 हफ्ते या उससे थोड़ा सा ऊपर, 15 वर्किंग डेज, मंडे से फ्राइडे तक फिर गैप आएगा, फिर मंडे से फ्राइडे तक फिर गैप आएगा। और हो सकता है जिस दिन आपने अनाउंस किया हो मिड ऑफ वीक का, तो हो सकता है जो सैटरडे संडे वगैरह उसकी कैलकुलेशन और तरह से हो। तो जिस दिन
डिक्लेयर हुआ है उसके 15 दिनों के अंदर अंदर पे हो जाता है। यस सर, डन। यस सर, और 15 वर्किंग डे समझ आए। यस सर। ये हो गई फाइनल डिविडेंड की कहानी। इंटरम डिविडेंड की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटरम का मतलब है साल के बीच में आया हुआ डिविडेंड। कभी कभी साल के बीच में भी आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं, तो ऐसे में फिर मेंबर्स की एजीएम नहीं बुलाते। ये डिविडेंड डायरेक्टर्स ने ही डिक्लेयर करना होता है, डायरेक्टर्स ही रिकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स ही अप्रूव करते हैं। तो अगर साल के बीच में किसी भी वक्त डायरेक्टर्स ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, तो जिस दिन उनकी मीटिंग हुई है उस दिन के 15 दिनों के अंदर must be paid within 15 working days from directors meeting। अगर डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में ओके किया है तो इस मीटिंग के 15 दिनों के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो एक अनाउंसमेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं बुक क्लोजर। बुक क्लोजर का क्या मतलब है? इसके ऊपर किताब ने इस दफा पहली दफा एक सेक्शन ऐड किया कि बुक क्लोजर क्या है। मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स का जो रजिस्टर उसको कुछ हफ्ते के लिए बंद किया जाता है कैलकुलेशंस करने के लिए। फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड देना है, डिविडेंड किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी में तो हर सेकंड सीडीसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर होल्डर घुस रहे होंगे। अब तो आपको सारी कहानी समझ आती है। तो एक कट ऑफ टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। कंपनी ने कहा जी हम लोग डिविडेंड देंगे और हम 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक अपनी बुक्स को बंद कर देंगे। इस दौरान अगर किसी ने भी शेयर खरीदा या बेचा, हम उसको रिकॉर्ड में 20 तारीख को डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे। 12 तारीख पे किताब बंद कर दी, रोक दिया, आप किताब में कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद वो लिस्टें वहां से निकालते रहे, अच्छा कौन कौन सा मेंबर है, क्या राइट है, किसका क्या एड्रेस है, किसका क्या नंबर है, किसका कौन सा अकाउंट नंबर है, लिस्टेड है तो वो अकाउंट नंबर पे भेजेगी, बाकी है तो वो देखेंगे कि उसने क्या क्या ऑप्शंस लिखी हुई हैं। अब ये सारा प्रोसेसिंग तो टाइम लगती है। इस दौरान आप प्रोसेसिंग करके अभी हटे हो और रजिस्टर देखें, पता लगे उसमें 150 नई एंट्रियां आई हुई हैं, फिर सोचते फिर रहे हो कि कौन सा माइनस हो गया, कौन सा प्लस हो गया। तो होता ही है कि आप वक्त अपनी बुक्स को बंद कर देते हैं। कभी कभी बुक्स बंद करने का क्या तरीका, आप एक पब्लिक नोटिस देते हैं, आप कहते हैं हम अपनी बुक्स बंद करने लगे, कम से कम 7 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, ताकि शेयर होल्डर्स अलर्ट हो जाएंगे कंपनी कुछ बड़ा काम करने लगी है, हम जल्दी से अपने शेयर वगैरह को अपने नाम पे कर लें। तो फिर क्या होता है, बुक क्लोजर अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अ कंपनी विल नॉट हैंडल रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर शेयर्स या डिबेंचर। This is done to identify cut-off date for determining which members will receive a notice for meeting a dividend। कि हमने कट लगा दिया कि यार 12 तारीख को बंद कर देते हैं। अब हिसाब लगाते हैं कि 12 तारीख को कौन कौन रजिस्टर में आ रहा था, किस किस को हमने नोटिस भेजने, किस किस को हमने डिविडेंड भेजना है। कंपनी में बाय गिविंग एटलीस्ट 7 डेज नोटिस बुक्स बंद कर सकती है, कम से कम 7 दिन का नोटिस। साल भर में ये आपकी जो बुक्स हैं वो 30 दिन से ज्यादा बंद नहीं रहनी चाहिए। ये नहीं हो सकता आप कभी डिविडेंड के लिए बुक बंद की, कभी फलाना चीज के लिए बुक बंद की, तो बुक बंद कर सकते हैं, लेकिन पूरे साल में 30 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। एसईसीपी से अगर अप्लाई करें तो आपको 15 दिन मजीद इस 30 दिनों में मिल सकते हैं। तो 45 दिन ऐसे हो सकते हैं पूरे साल में जब आपकी बुक्स बंद हुई हो और आप उसके अंदर चीजें ऐड नहीं कर रहे। लिस्टेड कंपनी तो अखबार में भी इख्तियार देती है नोटिस का। तो बेसिकली आप बुक्स बंद कर देते हैं। अब अगर आपने बुक्स बंद कर दी फिर क्या होगा? इंटरिम डिविडेंड है और आपने डायरेक्टर्स की मीटिंग फर्स्ट करें 10 जनवरी को हुई और 10 जनवरी को उन्होंने कहा हम एक काम कर रहे हैं 20 जनवरी से बुक्स बंद करने लगे। तो 20 जनवरी को इन्हें पता लगेगा कि इन्होंने डिविडेंड किस किस को देना है। तो जो 15 दिन की गिनती है वो डायरेक्टर्स की मीटिंग के दिन से नहीं होगी, बुक क्लोजर के स्टार्टिंग डे से होगी। बात समझ आई? यस सर। तो इंटरिम डिविडेंड में 2 शेड्यूल हो सकते हैं। एक इंटरिम सादा डिविडेंड जिसमें कोई बुक क्लोजर नहीं है, तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने ओके किया उसके 15 दिन में डिविडेंड चला जाएगा। और अगर डायरेक्टर्स ने बुक क्लोजर का नोटिस भी दे दिया फिर क्या होगा? 20 जनवरी जो बुक क्लोजर का स्टार्टिंग डेट है वहां से गिनती शुरू होगी इन 15 वर्किंग डेज की। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड 3 में से किसी एक तारीख को कहते हैं। फाइनल डिविडेंड में ये कहते हैं एजीएम के दिन को, जिस दिन अप्रूव हुआ। इंटरिम डिविडेंड के केस में ये कहलाता है डायरेक्टर्स की मीटिंग वाला। तीसरा वो इंटरिम डिविडेंड जिसमें बुक क्लोजर का नोटिस भी दिया हो, तो वो कब से शुरू होगा? कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर। इसका मतलब फाइनल डिविडेंड में बुक क्लोजर हो या ना हो, वहां हम एजीएम की तारीख को ही काउंट करेंगे। बात समझ आई? यस सर। तो ये छोटा सा मासूम सा प्यारा सा चैप्टर हमारा जी। इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करते हुए, देखिए इंटरिम अचानक से आता है साल में बीच में कभी भी, तो हो सकता है डायरेक्टर्स बुक बंद करने का नोटिस दें और हो सकता है बुक्स बंद करने का नोटिस ना दें। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो फिर जिस दिन डायरेक्टर्स ने कहा कि आज हम डिविडेंड अनाउंस कर रहे हैं वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन। विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इफ बुक्स वर
बुक्स बंद नहीं हुई तो डायरेक्टर की मीटिंग। और अगर उन्होंने नोटिस 10 तारीख को डिसीजन लिया और कहा अब हम 20 से बुक्स बंद कर रहे हैं, तो अब 10 से गिनती शुरू नहीं होगी, जिस दिन से बुक्स बंद कर रहे हैं वहां से गिनती शुरू होगी। जी सर इंटरम डिविडेंड अगर ना दिया जाए फाइनल डिविडेंड, अगर इंटरम डिविडेंड ना दे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब ये एक कंपनियों को एक फेवर मिली हुई है कि अगर बीच में डिविडेंड देना चाहें तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज फाइनल डिविडेंड साल के एंड पे आता है। सर ये तो फिर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देते होंगे। ये मर्जी है, वैसे ज्यादातर साल भर में एक आध डिविडेंड तब दे देते हैं जब लग रहा होता है लोग छोड़ के जाने वाले हैं। कंपनी के अंदर बैठे डायरेक्टर्स को पता होता है कि कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन बाहर बैठे को तो साल के एंड पता लगेगा। उनको मोटिवेट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी बीच में डिविडेंड देते हैं। फिर फाइनल डिविडेंड में इसकी फिर एक एडजस्टमेंट होती है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कोप में नहीं आती। अकाउंटिंग की किताबों में आपको वाली एडजस्टमेंट देखेंगे। सर अगर ये फाइनल डिविडेंड में से इंटरनल मिलता है जी, जो टोटल डिविडेंड जब हम कहते हैं ना, तो हम कहते हैं साल भर का टोटल डिविडेंड इतना इंटरम आपको मिल चुका हुआ है, इतना मजीद डिविडेंड हो सकता है। उसकी एक प्रॉपर अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है, लेकिन वो FR2 आप में से जो पढ़ रहे होंगे वो वहां तक पहुंचेंगे, बाकी लोग शायद अगली दिनों से पढ़ लें। सही ये डिविडेंड जो अगर 15 दिन के अंदर नहीं दे पाता तो उसके लिए पेनल्टी यही वही वाली, इसीलिए हमने पहले पेनल्टी पढ़ ली। और वहां क्या लिखा था, जो SCCP ने दिन बताए हुए हैं वो दिन कौन से हैं, 15 वर्किंग डेज। कहां से शुरू होंगे वो 3 चीजें। तो अभी हमने ये देखा ना कि वो डिक्लेरेशन किसे कहते हैं, किस दिन से वो चीज शुरू होगी। तो ये छोटा सा आसान सा चैप्टर है, आपने से देखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसको अच्छी तरह से देखना है। कल इस पे पहले अच्छी तरह से सवाल जवाब करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कल हम पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम डिविडेंड के सवाल जवाब देखेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह आगे जाके अकाउंट्स के चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल इसे पढ़ के लाजमी आना है, इंपॉर्टेंट है और छोटा है। ठीक है इंशाल्लाह ताला। हमारे सामने वाले भैया